बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा रनिंग टॉपिक आपको मालूम है एंजाइम्स है। और एंजाइम में अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि असरअंदाज होते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। मींस एंजाइम की कैटालिसिस पर कौन से फैक्टर जो है वो असरअंदाज होते हैं। याद रखिएगा कि सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से मेजर करते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, इसको कैसे मेजर किया जाता है। रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज मेजर्ड बाय, कैसे मेजर होगा ये हमें मालूम होना चाहिए किस तरह से मेजर होगा। दैट इज, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चेंज, पहला पॉइंट आ जाता है। फिर उसके बाद दूसरी अहम चीज़ हमें क्या देखनी होती है इसमें कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इन दो चीज़ों से हमें पता चलता है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन का कि कितना सबस्ट्रेट में चेंज आया है, यानी कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ है, कितना सबस्ट्रेट के अमाउंट में कमी आई है, आसान अल्फाजों में अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट में क्या चेंज आया है। फिर उसी तरह से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितनी प्रोडक्ट बनी। जाहिर है सबस्ट्रेट चेंज होगा यानी कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट भी बनेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में पता चलता है। इसी तरह से फिर हमने क्या देखना है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, आप याद रखिएगा एवरी एंजाइम हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक फीचर्स। हर एंजाइम के अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। उसकी वजह क्या होती है, यानी एंजाइम्स जो हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं इनके क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, हर एंजाइम के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। इसकी वजह क्या होती है, इसकी रीज़न क्या होती है, दो अहम बातें इसमें हमें पता चलती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, ये आप बताओगे इट्स केमिस्ट्री, उस एंजाइम की केमिस्ट्री किस किस्म की है। और फिर दूसरी अहम चीज़ इसमें आप क्या देखते हो, इट्स शेप, कि उस एंजाइम की शेप किस किस्म की। तो एंजाइम, एवरी एंजाइम हैविंग इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन, दिस इज बेस्ड अपॉन व्हाट इट्स केमिस्ट्री एंड इट्स शेप, इस पर यह डिपेंड करता है। और इसी तरह से कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि एंजाइम की केमिस्ट्री को चेंज कर दे या उसको शेप को चेंज कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, उससे एंजाइम की क्या होगी, कैटालिटिक एक्टिविटी मुतासिर होगी। यानी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होगा, मुतासिर होगा। रेट ऑफ एंजाइम एक्शन तो एक चीज़ है, उसमें एंजाइम की एक्टिविटी सीज भी हो सकती है, एंजाइम डी नेचर भी हो सकता है। तो लिहाजा कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि, यानी एनी फैक्टर, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि क्या करेगा, चेंज कर देगा किस चीज़ को, एक तो केमिस्ट्री को या फिर किसको, शेप ऑफ दी एंजाइम को चेंज कर दे। वो फैक्टर जो है जब जिसको चेंज कर देगा एंजाइम की केमिस्ट्री को और शेप को, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो किस पे असरअंदाज हो रहा है, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी पर असरअंदाज, रेट ऑफ क्या करेगा, कैटालिटिक एक्टिविटी को वो चेंज कर देगा। तो इस तरह से हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की केमिस्ट्री को या एंजाइम की शेप को, या फिर हम डायरेक्टली कहते हैं एंजाइम के रेट ऑफ एक्शन पर असरअंदाज होते हैं। उन फैक्टर्स को आप और दूसरा नाम क्या देते हो, एक्सटर्नल कंडीशंस का नाम भी देते हो, एक्सटर्नल कंडीशंस। अब एक्सटर्नल कंडीशन जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज हो रही हैं,
वो कौन सी हैं जो कि असरअंदाज होगी, किसी रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज हो रही हैं, उनमें आपने सिस्टमेटिकली देखना होगा। पहले आप किसको डिस्कस करोगे, एंजाइम कंसंट्रेशन, फिर उसके बाद सेकंड हम देखेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और फिर तीसरा इसमें आ जाएगा टेम्परेचर, और चौथा इसमें फैक्टर हमें क्या डिस्कस करना होगा, दैट इज पीएच वैल्यू के बारे में। तो ये 4 मेजर एक्सटर्नल कंडीशंस होंगी जो कि असरअंदाज होंगी किस पे, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे या रेट ऑफ कैटालिसिस ऑफ एंजाइम पे असरअंदाज होंगी। तो हमने अब इनको सिस्टमेटिकली 1 बाई 1 करके डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंजाइम कंसंट्रेशन। सबसे पहले हमने किसे डिस्कस करना है, एंजाइम कंसंट्रेशन को डिस्कस करना है। देखिए इसमें क्या होता है कि विद इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब होगा कि इसका मतलब आप देखिए कि मोर एक्टिव साइट विल बी देयर, मोर एक्टिव साइट्स विल बी देयर, ज़्यादा क्या होंगी, एक्टिव साइट्स होंगी, और ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी तो ये क्या करेंगी, ये कन्वर्ट करेंगी मोर सबस्ट्रेट को इनटू द प्रोडक्ट, कन्वर्ट मोर substrates into the products, और प्रोडक्ट्स में करेंगे। एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो नतीजा क्या होगा, ज़्यादा एक्टिव साइट अवेलेबल होंगी, ज़्यादा एक्टिव साइट अवेलेबल होंगी तो ये कन्वर्ट करेंगी ज़्यादा सबस्ट्रेट को इनटू द प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं, ये आपके सामने एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, और एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स, या इसका क्या होगा, इसके तादाद में इजाफा हो रहा है, और फिर ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, विद द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन या रेट ऑफ कैटालिसिस। ये तो ये डायरेक्टली एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एक्टिव साइट ज़्यादा होंगी, एक्टिव साइट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन यानी रेट ऑफ कैटालिसिस भी ज़्यादा होगा। इसके लिए फिर स्टूडेंट्स आपको मालूम हो कि हम कुछ कंडीशंस बनाएंगे और उस कंडीशन के हिसाब से हमने एंजाइम कंसंट्रेशन को और उसके बाद उसके हिसाब से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को भी हमने फोकस करना होगा, और फिर हमने देखना होगा कि कौन से एंजाइम की कंसंट्रेशन का लिंक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ क्या है, और किस सूरत में ये रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज होता है या इंक्रीज नहीं होता, वो भी हमने इसमें देखना है। तो कंडीशंस की तरफ हम आते हैं। कंडीशंस, अब कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एट लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एट limited concentration of enzyme, at limited concentration of enzyme, जब एंजाइम की कंसंट्रेशन लिमिटेड हो तो रेट ऑफ रिएक्शन विल नो लॉन्गर इंक्रीज even the substrate concentration is increased. The rate of reaction is no longer increase. Rate of reaction होगा increase नहीं होगा, even substrate concentration, even substrate concentration is increased.
क्या मतलब हुआ, इसको गौर करें, ध्यान दें। अब हमने यहाँ पे फोकस किया था लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। लिमिटेड कंसंट्रेशन मीन्स दैट लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिव साइट। तो अब हम यहाँ पे इवन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा। वजह क्या है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या है, लिमिटेड है। एक्टिव साइट क्या है, लिमिटेड है। रेट ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगा। रेट ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन इज नो लॉन्गर इंक्रीज, इसमें इंक्रीज नहीं होगा। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इवन हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन बताना है कि इफ द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बिकम्स लिमिटेड, इफ द अमाउंट ऑफ substrate will become limited, यानी किसकी अमाउंट, सबस्ट्रेट की अमाउंट क्या होगी, कम हो जाए, लिमिटेड हो जाए, महदूद हो जाए, लिमिटेड हो जाए। तो अब क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इंक्रीज नहीं हो पाएगा, हत्ता कि हम यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर दें। यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, rate of reaction cannot be increased, यानी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा with increase in enzyme concentration, with increase in enzyme concentration। तो क्या चीज आपके पास सामने की पॉइंट इसको मिलेगा, कंडीशन क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज लिमिटेड द रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज, नहीं बढ़ सकेगा विद इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन। रीजन क्या है, रीजन आपने क्या बताया, द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज लिमिटेड। अमाउंट किसकी, सबस्ट्रेट की लिमिटेड है। एंजाइम की कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते हैं, जितनी एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी क्या बढ़ेगा, एक्टिव साइट भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन चूंकि सबस्ट्रेट ही आपके पास लिमिटेड है तो जाहिर सी बात है कि तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज नहीं होगा। तो ये सेकंड कंडीशन आपके सामने आ जाती है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, लेकिन चूंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिटेड है सो देयर विल बी नो इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। अब तीसरी कंडीशन की तरफ हम आते हैं। थर्ड कंडीशन इसकी क्या है, थर्ड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन देखो, इफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बिकम अनलिमिटेड, इफ the substrate concentration ये क्या हो जाए, will become unlimited, अनलिमिटेड हो जाए। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाएगी, तो अब क्या होगा, अब आपने थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है इसमें। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। देन the rate of reaction ये directly depends upon what, concentration of enzyme, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पर डिपेंड करेगा। अगर सबस्ट्रेट की तीसरी कंडीशन हमने क्या बताई है, तीसरी कंडीशन ये आपके पास कि इफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं हम, अनलिमिटेड कर रहे हैं। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अनलिमिटेड हो रही है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम पे डिपेंड करता है। यानी सबस्ट्रेट आपके पास अनलिमिटेड है, एंजाइम आपके पास थोड़े हैं, तो एक्टिव साइट भी कम होंगे, तो लिहाजा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम की बढ़ाते जाएंगे तो ज़्यादा एक्टिव साइट अवेलेबल होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, तेज़ होता जाएगा। यानी हत्ता कि हम यहाँ पे ये भी चीज़ बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कैटालिसिस जो होती है डबल हो जाती है बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, यानी क्या मतलब, कैटालिसिस जो है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। कैसे डबल होगा, बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ
एंजाइम की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते चले जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब हो रहा है, जब आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को भी डबल कर रहे हैं। तो बाकी फैक्टर याद रखिएगा, जब एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि बाकी जो कंडीशंस हैं, यानी बाकी कंडीशन से मुराद क्या है, बाकी कंडीशन से मुराद इसमें हम बताते हैं पीएच वैल्यू है, पीएच होगी, या फिर इसी तरह से टेम्परेचर है, ये अदर कंडीशंस हैं, ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ये कांस्टेंट होना मस्ट है। तो लिहाजा क्या होगा कि इस तरह ये द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड, किससे डिपेंड करेगा, अपॉन कंसंट्रेशन। इंक्रीज जब हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तेज़ होता चला जाएगा। इसको आप किस तरह शो कर सकते हैं, ये ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। ग्राफ में हमें क्या शो करना होता है, बेसिकली रिलेशनशिप शो करना होता है बिटवीन एंजाइम कंसंट्रेशन एंड द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो कैसे हम इसको शो कर सकते हैं ग्राफिकली, ये देखिए कि इस तरह हम ये ग्राफ बना रहे हैं, इसमें गौर कीजिएगा, ये हम शो कर रहे हैं एंजाइम कंसंट्रेशन, ई फॉर एंजाइम, ई फॉर एंजाइम, सी और सी कंसंट्रेशन, ये इसमें हम एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होते दिखा रहे हैं। और इस एक्सिस में हम क्या शो करेंगे, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, यानी एंजाइम की क्या होती है, रिएक्शन की क्या होता है, रेट होता है, या आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो आप देखिए यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ एंजाइम भी इंक्रीज होगा। यानी अगर आप ज़्यादा लगा सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तकरीबन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप गौर करें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ये था, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ये हो गया। तो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, तो डबल करेंगे अमाउंट ऑफ किस चीज़ की, एंजाइम की कंसंट्रेशन। आप यहाँ से देखिए यहाँ तक थी तो ये रेट ऑफ रिएक्शन था, तो आपने अमाउंट ऑफ एंजाइम डबल कर दी है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया है। तो एंड सो ऑन, ये कब तक सिलसिला चलेगा, ये जब तक सैचुरेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो ये याद रखिएगा। वो ये कौन सा फैक्टर हमने देखा है, पहला फैक्टर एंजाइम कंसंट्रेशन। यस, इसके बाद हमने नेक्स्ट जो एक्सटर्नल कंडीशन देखनी है जो कि रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पर असरअंदाज होती है, दैट इज व्हाट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसके बारे में देखिए कि सबसे पहली चीज़ हमें क्या मालूम हो कि एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो होती है, यानी इसमें एक और अहम चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यानी हमने क्या बताया इसमें, एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में हम क्या बता रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो अब देखिए इसमें हमने क्या बताया कि लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन किस पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है। इसी तरह देखिए कि एट इंक्रीज्ड कह लें, या फिर आप इसको हाई सबस्ट्रेट, हाई इंक्रीज्ड और हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी यहां पर क्या होगा,
एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होगी, एंजाइम कंसंट्रेशन के बारे में आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि एट इंक्रीज्ड या हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होगी, केप्ट कांस्टेंट। ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये पॉइंट अहम है, याद रखिएगा। इंक्रीज्ड हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसमें एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो आप क्या देखते हैं इसमें कि ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर मज़ीद अगर आप इंक्रीज करें किस में, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट में, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बढ़ाएगा। यानी अ पॉइंट विल कम व्हेन फर्दर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। हम किस तरह से इसको बता सकते हैं ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो, याद भी हो। यानी अ पॉइंट विल कम, एक ऐसा पॉइंट यहां पर आएगा व्हेन फर्दर इंक्रीज, व्हेन फर्दर इंक्रीज किस में, फिर क्वेश्चन मार्क, इन अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, इन अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, जिस अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट में इन इजाफा हो तो ये फिर इंक्रीज नहीं करेगा किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। डज नॉट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, डज नॉट इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। अ पॉइंट विल कम व्हेन फर्दर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। क्यों, एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। आप मजीद इंक्रीज करोगे, फर्दर इंक्रीज करोगे अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को, तो लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। तो आप जाहिर बात है अब इसकी रीज़न बतानी है आपको कि इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न क्या है। रीज़न आपको बहुत आसान है। जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर लेंगे तमाम एक्टिव साइट को, किसकी, एंजाइम की, एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी सैचुरेशन हो जाएगी, फर्दर इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। तो लिहाजा हमें रीजन मालूम होनी चाहिए। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई, कब्जा कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। किस पर कब्जा कर लेते हैं ये आपको मालूम हो, ऑल एक्टिव साइट्स, ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं उस पर उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ये ऑक्यूपाई कर लेंगे तमाम एक्टिव साइट्स को, तो लिहाजा किस पे, एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको आसान लफ्ज़ों में हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन। यानी नो मोर एक्टिव साइट इज अवेलेबल फॉर रिएक्शन, मजीद एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है, यानी सैचुरेशन पॉइंट आप इसको कहते हैं, ये इसका सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। अब फर्दर अगर आप इंक्रीज करेंगे किस में, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में, से रेट ऑफ रिएक्शन मजीद नहीं बढ़ेगा। तो फर्दर इंक्रीज इन, फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मजीद आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में मजीद इजाफा नहीं होगा। तो आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि जब हम कहते हैं एट इंक्रीज हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है यानी केप्ट कांस्टेंट है, ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे फर्दर इंक्रीज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट में की जाए तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को मजीद इंक्रीज नहीं करता। वजह क्या होती है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव, जितनी भी एक्टिव साइट एंजाइम्स की अवेलेबल होती है, क्योंकि एंजाइम की अमाउंट गिवन है उस पर कब्जा कर लेते हैं एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी सैचुरेशन हो जाती है। जब सैचुरेशन हो जाएगी तो आप मजीद जितना मर्जी इंक्रीज करते जाओ,
किस चीज़ को, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, तो लिहाजा रेट ऑफ एंजाइम एक्शन मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगा। तो लिहाजा ये जो की पॉइंट्स हैं इनका आपने ध्यान देना है। इसको फिर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, अब हो सकता है इसमें समटाइम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जा सकती है, मार्क पॉइंट आउट किया जा सकता है कि आपको कि ए बी सी डी आपके पास चॉइसेस हैं, उसमें आपसे पूछा जा सकता है ए पे क्या हो रहा है, बी पे क्या हो रहा है, सी पे क्या हो रहा है और डी पे क्या हो रहा है। तो लिहाजा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप इसमें शो कर सकते हैं। इस तरह देखिए अब इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि हमने ये एक्स एक्सिस पे क्या शो किया है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या शो किया गया है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आप देख रहे हैं इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज़ इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़। दो हमने इसमें कंसंट्रेशन शो की हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये जो इंक्रीज़ हो रहा है इंडिकेट किस चीज़ को कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि एक्टिव साइट्स अभी तक अवेलेबल हैं। ये इनके सैचुरेशन पॉइंट कहलाते हैं, ये इनके सैचुरेशन पॉइंट कहलाते हैं। इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम रेट फॉर एंजाइम एट कंसंट्रेशन ए एंड बी। ये कंसंट्रेशन ए और ये कंसंट्रेशन क्या है बी, यहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम एक्शन होगा। तो अब उसके बाद मज़ीद अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगा। रीज़न क्या है कि एक्टिव साइट जितनी भी थी ऑक्यूपाई हो गई, तो इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन ऑन एक्टिव साइट। यहाँ पे सैचुरेशन होगी तो नो मोर इसमें प्लेसेस अवेलेबल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी मज़ीद यहाँ पे सबस्ट्रेट इसमें ऐड नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ से आपको आइडिया होता है कि फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मज़ीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी मर्जी आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि एंजाइम की कंसंट्रेशन केप्ट कांस्टेंट है, गिवन है, तो ऑल द एक्टिव साइट आर ऑक्यूपाइड। सैचुरेशन पॉइंट आपको नज़र आते हैं तो मज़ीद इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं होगा। तो ये आपने क्या देखा बच्चों कि ये फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन में कौन सी हमने कंडीशन देखी, एक्सटर्नल, दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पे असरअंदाज होता है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे पहले देखिए कि टेम्परेचर जो है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होता है, लेकिन उसकी भी क्या स्टूडेंट्स क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट होती है। तो लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन हमने क्या बताया, अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट तक टेम्परेचर क्या होगा, तो एक लिमिट तक क्या होगा कि रिएक्शन रेट बढ़ेगा। यानी वो लिमिट हम क्या बताएंगे, उसको किस रेफरेंस से हमें उसको डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं द टेम्परेचर एट विच एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज एट इट्स मैक्सिमम। इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। द टेम्परेचर at which enzyme activity is maximum is called, इसको आप क्या कहोगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम दोगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब इसमें एग्जांपल आप कोड करोगे,
एग्जाम्पल आप किसकी दोगे? एग्जाम्पल आप ह्यूमंस की एग्जाम्पल दोगे। ह्यूमंस में ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑप्टिमम टेम्परेचर इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। नैरो रेंज की बात की जाती है, वो नैरो रेंज भी आप बता सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन आपको फिगर मालूम होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग में इस पे क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? अपनी मैक्सिमम होती है। इसी तरह से और भी एग्जांपल दे दें। सम बैक्टीरिया, ख़ास तौर पर वो बैक्टीरिया किधर जो पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, गर्म पानी के चश्मों में पाए जाते हैं। इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना? ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस बैक्टीरिया की बात कर जाते हैं, या इससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो सकता है, डिपेंड करता है आप किन बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात आ जाती है कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इनको डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। द टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज एट मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाते हैं। अब आपको मालूम हो कि टेम्परेचर का जो रोल होता है एंजाइम एक्टिविटी में, उसकी तरफ हमने आना है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या बतानी है कि टेम्परेचर क्या प्रोवाइड? हीट प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड्स। अब ये टेम्परेचर बेसिकली क्या है? मेजर ऑफ हीट ही को कहते हैं। मेजर ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स, इसको आप क्या कहते हो? टेम्परेचर कर कहते हैं। तो हीट सबसे पहले की चीज़ आप क्या प्रोवाइड करेगी? हीट प्रोवाइड करेगी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको आप इस तरह से भी एब्रिवेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दिया जाता है इसको। जब एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तो इससे क्या होगा कि क्या चीज़ एक्सेलरेट होगा? एक्सेलरेट, क्या चीज़ एक्सेलरेट होगा स्टूडेंट यहाँ पे? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये क्या होगा? तेज हो जाएगा। लिहाजा एंजाइम क्या करते हैं यहाँ पे? एंजाइम करते हैं, लोअर करते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम क्या करेंगे? लोअर, किस चीज़ को लोअर करेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी को, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर रही है? लोअर करते हैं ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। लिहाजा अब क्या होगा कि रिएक्शन जो होगा, यानी केमिकल रिएक्शन जो होगा, वो क्या होगा? मोर स्पीडीली होगा। इसके रिजल्ट के तौर पर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये क्या होगा? मोर स्पीडीली, और ज़्यादा स्पीड के साथ क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। और अहम चीज़ क्या होगी कि इसमें बच्चों लेस यूज़ ऑफ एनर्जी होगा, लेस यूज़ ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम से कम यूज़ होगी। तो एंजाइम क्या करते हैं? लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और ज़्यादा स्पीड यानी एक्सेलरेट हो जाएगा और कम से कम एनर्जी यहाँ पे यूज़ होगी। तो ये आपने देखा कि हीट क्या प्रोवाइड कर रही है इसमें? एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा इसमें अहम चीज़ आपको क्या मिलती है? दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिसको आप एब्रिवेट करते हो के से, काइनेटिक एनर्जी। तो आप देख सकते हैं हीट प्रोवाइड करती है क्या चीज़? काइनेटिक एनर्जी टू मॉलिक्यूल्स। ये हीट क्या करती है? प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी किसको? मॉलिक्यूल्स को, काइनेटिक एनर्जी। लिहाजा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होंगे तेजी के साथ मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी मॉलिक्यूल्स को, तो लिहाजा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये मूव करेंगे, तेजी से मूव करेंगे, रैपिडली तेजी से मूव करेंगे। ये कौन से? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्विकली मूव करेंगे, तेजी से मूव करेंगे। लिहाजा क्या होगा इसके रिजल्ट के तौर पर? इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन्स बढ़ना शुरू हो जाएगा,
यानी इसमें आप क्या कह सकते हो, चांसेस ऑफ कोलिजन्स किसके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस, चांसेस ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल के दरमियान बढ़ जाएगा। लिहाजा तो रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन रेट ये भी क्या होगा, दैट इज आल्सो इंक्रीजेस, रिएक्शन रेट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर यानी हीट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और उसके साथ साथ काइनेटिक, और उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या इम्पैक्ट आ रहा है और इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का इस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो लिहाजा अब इसके बाद हमने देखना है कि जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज करेगी वाइब्रेशन इन द एटम्स ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल। एंजाइम मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनमें वाइब्रेशन क्या करेगी, बढ़ा देगी। देखिए इसमें हम बता रहे हैं क्या, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज, किस में इंक्रीज करेगी, वाइब्रेशन में, वाइब्रेशन किस में, इन दी एटम्स ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल, एंजाइम मॉलिक्यूल, एंजाइम के मॉलिक्यूल के एटम्स में वाइब्रेशन को ये क्या है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ा देती है। अब ये तो आप अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ा रहे हैं, अब फर्दर इंक्रीज करें, अगर हम इसको फर्दर इंक्रीज करें, अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप क्या करें, मज़ीद करें, इंक्रीज करें, तो फर्दर इंक्रीज की वजह से क्या होगा कि वाइब्रेशन जो होगी, वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन जो होगी ये क्या करेगी, ये बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देगी, डिस्ट्रॉय द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम के ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगी। और आपको मालूम हो कि ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है एसेंशियल है, ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी होता है, ये एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के लिए। ये आपको मालूम हो कि दिस स्ट्रक्चर इज़ एसेंशियल, किसके लिए एसेंशियल है, ये बेसिकली ये कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के लिए, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के लिए क्या है, ये एसेंशियल है, ज़रूरी है। तो लिहाजा इसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की जाएगी, मैक्सिमम टेम्परेचर की हम बात करेंगे, तो मैक्सिमम टेम्परेचर में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है प्रोटीन का यानी एंजाइम का, ये इसमें ख़ास तौर पे जो इसके मोस्ट सेंसिटिव बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मोस्ट सेंसिटिव बॉन्ड कौन सा होता है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो आपको पता हो उसके बाद एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम विल बिकम डीनेचर्ड, एंजाइम जो होगा वो नाकारा हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। तो इस तरह आपको पता चला बच्चों कि किस तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है, और इसी तरह से टेम्परेचर में जब इजाफा होता है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट है, हीट में जब इजाफा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, एंजाइम किस तरह से डी नेचर होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ से पॉइंट। और इसी तरह एक और चीज़ होती है, ये तो हो गया ना ऑप्टिमम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। इसके बाद इसमें देखो बच्चों एक और चीज़ होती है मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर में क्या होगा, आपसे पूछा जाता है क्या एंजाइम डी नेचर हो जाता है, नो, एंजाइम डी नेचर नहीं होता। यहाँ पे एंजाइम क्या होगा,
इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम, लेकिन डीनेचर नहीं होगा, बट नॉट डीनेचर नहीं होगा। तो फिर हमें मालूम हो कि जब हम क्या करेंगे कि जब टेम्परेचर को रीस्टोर करेंगे, मिनिमम टेम्परेचर था, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, या आप कह सकते हो कि जब हम रीस्टोर करेंगे किस चीज़ को, टेम्परेचर को, तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट के तौर पर जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, रिज्यूम हो जाएगी। एंजाइम एक्टिविटी आल्सो रिज्यूम, ये भी क्या हो जाएगी, रिज्यूम, यानी दोबारा से बहाल हो जाएगी। तो इस तरह ये आपको किसके बारे में पता चलता है, मिनिमम टेम्परेचर। बाकी इसमें कुछ जनरल एप्लीकेशंस होती हैं एंजाइम्स की, वो आपको इन जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अभी हमने रेफरेंस दिया था ऑप्टिमम टेम्परेचर, बैक्टीरिया का रेफरेंस दिया था। बैक्टीरिया यानी उसका क्या था, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। आमतौर पर वो बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं और उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनके जो एंजाइम्स होते हैं, जो वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह से और भी इसमें एंजाइम्स हैं जो कि आप आगे चलकर स्टडी करोगे बायोटेक्नोलॉजी में। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में थर्मोलिबाइल का रेफरेंस आएगा, उसमें ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का रेफरेंस आएगा। उनके एंजाइम्स खासतौर पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उनसे हासिल किए जाते हैं और वो यूज़ किया जाता है पीसीआर, क्योंकि पीसीआर में टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। उस प्रोसीजर के लिए जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पर हमें क्या चाहिए, 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो लिहाजा ऐसे हमें एंजाइम चाहिए होते हैं जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो ये सारी इसकी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसकी ये जो हम ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें या टेम्परेचर टॉलरेंस की बात करें या डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम की बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट रेफरेंसेस आपको क्लियर हो। इसी तरह फिर इसको हम लास्ट में क्या करते हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या चीज़ शो करनी होती है, ये देखिए, ये हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं क्या, टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर जो हो रहा है दैट इज इन सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमें क्या शो कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें पता है हमारा बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो ये रेट ऑफ, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, बट एट सर्टन लिमिट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाएगा। इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देंगे। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज। फिर जब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर मजीद आगे बढ़ेगा तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कम हो रहा है एंड ग्रेजुअली हाई टेम्परेचर में फिर हमने क्या बताया था कि एंजाइम क्या होते हैं, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम होगा। ये जो इंडिकेट कर रहा है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम को शो कर। और ये लाइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है बच्चों, ये बेसिकली ऑप्टिमम टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाता है यहाँ पे। इसी तरह से ये जो इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे भी आपको मालूम हो कि रेट जो होता है डबल हो जाता है, रेट डबल्स। रेट डबल किस चीज़ का होता है, और ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉर ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये देख सकते हैं आप, लेकिन इसकी लिमिट है। लिमिट क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इससे आगे तो मज़ीद टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमने क्या बताया, एंजाइम की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी और एक टाइम विल कम एंजाइम विल बिकम डीनेचर। तो दिस इज व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्शन या एंजाइम कैटालिसिस। नेक्स्ट फैक्टर इसमें आ जाता है pH value. pH value also affect
ऑन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। वो किस तरह से, देखिए सबसे पहले हमने एक चीज़ बतानी होगी यहाँ पर, व्हाट इज ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच क्या होती है? ऑप्टिमम पीएच कहते हैं कि एंजाइम फंक्शन जो होता है एट नैरो पीएच रेंज में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच का नाम देते हैं। यानी एंजाइम फंक्शन एट एंजाइम फंक्शन एट नैरो पीएच रेंज। नैरो पीएच रेंज, नैरो पीएच रेंज इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। इसको आप ऑप्टिमम पीएच का नाम देते हैं। एंजाइम फंक्शन एट नैरो पीएच रेंज इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। अब इसमें ऑप्टिमम पीएच में हम बता रहे हैं कि नैरो पीएच रेंज, इस पे जो याद रखना बच्चों के, जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। यानी यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी, यानी एंजाइम की कौन सी एक्टिविटी? कैटालिटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम होती है इस ऑप्टिमम पीएच पे। अब देखिए हम इसको इस तरह से देखेंगे कि पीएच में जो, ये तो ऑप्टिमम पीएच होगी ना, नैरो रेंज होगी। इसमें अभी हमने ये देखना है कि पीएच में चेंज को हम दो रेफरेंसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक इसको हम देखेंगे स्लाइड चेंज और एक देखेंगे हम ग्रेड चेंज। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? स्लाइड चेंज। स्लाइड चेंज की हम बात करेंगे। अब स्लाइड चेंज होती है इन पीएच में स्लाइड चेंज जो आएगी। अब ये क्या कर सकती है इसके बारे में बताओ कि कैन चेंज, ये स्लाइड चेंज इन पीएच क्या चीज़ चेंज करेगी? आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। खास तौर पर अमाइनो एसिड्स किस तरह से साइड चेंज होती है इसकी, अमाइनो एसिड्स की साइड चेंज कहाँ पे? एट एक्टिव साइट। खास तौर पर एंजाइम की किस जगह पे? एक्टिव साइट पे आयोनाइजेशन हो रही है। स्लाइड चेंज, पहले पॉइंट आपको क्या याद रखना है? एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसकी बात कर रहे हैं? स्लाइड चेंज इन पीएच। क्या चेंज करेगी? आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में क्या होगा? कहाँ पे चेंज आएगी? साइड चेंज में। कहाँ पे? एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। क्लियर है पॉइंट? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हत्ता कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एंजाइम के तो हो रही है, यानी एंजाइम के अमाइनो एसिड्स की तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि आयोनाइजेशन सबस्ट्रेट की भी हो सकती है। इवन आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट आल्सो, हत्ता कि आयोनाइजेशन किसकी? सबस्ट्रेट की भी हो सकती है। डिपेंड करता है वो सबस्ट्रेट की नेचर किस किस्म की है। ठीक है जी। अब इसका नतीजा क्या होगा? इन दोनों का नतीजा क्या होगा? इसका और इसका रिजल्ट, इसका आपने क्या बताना होता है? रिजल्ट। की पॉइंट आपने देख ली ना, की पॉइंट आपको क्लियर हो तो फिर एमसीक्यूज आपके हाथ से कहीं नहीं जा सकता। एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी? रिटार्डेड। एंजाइम एक्टिविटी ये क्या होगी? रिटार्डेड, रिटार्ड और रिटार्डेड हो जाएगी। ओके, एंजाइम एक्टिविटी विल बी रिटार्ड हो जाएगी, या फिर और हम कह सकते हैं कंप्लीटली ब्लॉक्ड, कंप्लीटली ब्लॉक्ड।
एंजाइम एक्टिविटी रिटार्ड हो जाएगी या फिर कंप्लीटली क्या हो जाएगी, ब्लॉक्ड हो जाएगी, कंप्लीटली ब्लॉक्ड। तो किसकी वजह से, स्लाइड चेंज इन पीएच की वजह से आयनाइजेशन होगी अमाइनो एसिड की, साइड चेंज की, कहाँ पे, एक्टिव साइड पे। हत्ता कि आयनाइजेशन किसकी हो सकती है, सबस्ट्रेट की। नतीजा क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी या तो क्या होगी, रिटार्डेड यानी बहुत ही स्लो हो जाएगी, और साथ ही या फिर एंजाइम कंप्लीटली ब्लॉक भी हो सकता है। ये तो हो गया आपके पास पहला क्या, स्लाइड चेंज इन पीएच कैन चेंज। दूसरा इसमें रेफरेंस आप किसका दे रहे हो, ग्रेट चेंज इन पीएच, ग्रेट चेंज इन पीएच, ज़्यादा तब्दीली आए, चेंज आए किस में, पीएच में, ये क्या करेगी, कॉजेज। अब वो आपने बताना है क्या करेगी। ख़ास तौर पर आयनिक चार्ज जो होता है एसिडिक और बेसिक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ये क्या करेगा, ये जो आयनिक चार्ज होगा ख़ास तौर पर एसिडिक और बेसिक ग्रुप किसका, ऑफ एंजाइम, एंजाइम का जो एसिडिक और बेसिक ग्रुप होगा, यहाँ ये इसके आयनिक चार्ज को क्या करेगा, अल्टर कर देगा, यानी ये आयनिक चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आयनिक चार्ज विल बिकम अल्टर ऑफ एसिडिक और बेसिक ग्रुप ऑफ द एंजाइम। नतीजा क्या होगा कि इसकी वजह से डिसरप्ट हो जाएगा आयनिक बॉन्ड, इसकी वजह से टूट जाएगा क्या चीज़, इसका, इसमें जो आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होंगे, डिसरप्ट हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा, आप खुद इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या होगा, एंजाइम जो होगा दैट इज डीनेचुरेशन हो जाएगी, किस चीज़ की, ऑफ एंजाइम, एंजाइम नकारा हो जाए, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो जाए। तो आपने क्या देखा बच्चों कि पीएच वैल्यू, ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, एंजाइम फंक्शन एट नैरो पीएच रेंज इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। इसमें एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब स्लाइड चेंज इन पीएच हो रहा है, ये क्या चेंज कर सकता है, सबसे पहली चीज़ आयनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड साइड चेंज, कहाँ पे, एक्टिव साइड। दूसरा क्या कर सकता है, ये आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी कर सकता है। साथ साथ इनका नतीजा क्या होता है कि एंजाइम एक्टिविटी या तो रिटार्डेड हो जाएगी या फिर कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाएगी। अगर दूसरा आपने क्या रेफरेंस दिया है, इसको भी आपको की पॉइंट के तौर पर याद रखना है कि ग्रेट चेंज इन पीएच क्या वजह बनेगी, कॉजेज आयनिक चार्ज क्या हो जाएगा, अल्टर, चेंज हो जाएगा, किसका, एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स किसके, एंजाइम्स के। नतीजा क्या होगा, ये डिसरप्शन होगी किस चीज़ की, आयनिक बॉन्ड की, और उसका नतीजा क्या बनेगा, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम विल बिकम डीनेचर। तो याद रखिएगा, तो ये तो आपको इन जनरल पता हो। तो डिफरेंट एंजाइम्स की जो पीएच होती है वो क्या होती है, ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट होती है। जैसे आपने कॉमन एग्जांपल पढ़ी होगी पेप्सिन के मुतालिक, जो स्टमक में एक्टिवेटेड एंजाइम होता है उसकी ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, 2 होती है। तो उसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए भी बता सकते हैं। ये ऑप्टिमम पीएच ऑफ, यहाँ पे हम क्या शो करें एक्स एक्सिस पे, पीएच, ऑप्टिमम पीएच किसका शो करना चाहते हैं हम, पेप्सिन का। तो ये 2 इसका ऑप्टिमम पीएच है। तो इस तरह से ग्राफ आप देखेंगे, ये वो इस तरह इसका ग्राफ होगा, ये इसकी ऑप्टिमम पीएच का है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन एंजाइम, ये आ जाएगा आपके साथ। और ये हम क्या शो कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो इस तरह से ये ऑप्टिमम पीएच हम शो करते हैं। आपको मालूम है डिफरेंट एंजाइम्स हैं, उनकी डिफरेंट पीएच होती है। पंजाब टेक बुक बोर्ड को आप देखोगे तो बाकायदा टेबल की फॉर्म में डिफरेंट एंजाइम्स दिए हुए और उनकी ऑप्टिमम पीएच दी। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हम शो करते हैं एंजाइम, और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं उसकी ऑप्टिमम पीएच, यहाँ पे एंजाइम और यहाँ पे इसकी ऑप्टिमम पीएच। जैसे आप ये देखिए, ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं और ये इनकी
ऑप्टिमम पीएच दी गई है। स्टूडेंट्स याद रखना कि ये भी आपको वैल्यूज़ याद रखनी है, नेम्स ऑफ द एंजाइम भी याद रखने हैं। रीज़न ये कि इसमें से अक्सर एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन है। अब इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन में दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक आप देखिए, सबसे पहले जैसे इंडिविजुअल एंजाइम्स हैं उनकी पीएच आपसे पूछी जा सकती है कि इंडिविजुअल एंजाइम्स की, यानी पेप्सिन की क्या पीएच है एंड सो ऑन, ये कैटालेज की ऑप्टिमम पीएच क्या है, ये तो आप इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज जो क्वेश्चन एमसीक्यूज बनते हैं, इसमें कोई से दो, जैसे मिसाल पेप्सिन यहाँ से लिया है और दूसरा सलाइवरी एमाइड ले लिए, ये पेयर की सूरत में दो इसमें आपको एंजाइम दिए गए। इन दो एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच वैल्यू दी जाती है। पेयर की सूरत में ये नाम दिए गए और पेयर की सूरत में क्या होगा, आपके सामने पीएच होगी। तो वैर 4 ऑप्शन है, तो उसमें मे भी हो सकता है एक करेक्ट हो, दूसरी करेक्ट ना हो, तो कोई एक ऑप्शन ऐसी आपको मिलेगी जिसमें दोनों पीएच मैच कर रही होंगी। ये दूसरा लेवल हो गया। फिर तीसरा लेवल में क्या हो सकता है, एट ए टाइम 3 यहाँ पे एंजाइम भी लिए जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहला पेप्सिन ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया, कैटालेज ले लिया, तीसरा हमने पैंक्रियाटिक लाइपेज ले लिया। तो 1, 2, 3 एंजाइम इकट्ठे ले लिए। अब 3 वैल्यूज आप उठाओगे, ये पीएच वैल्यू किसकी, पेप्सिन की, फिर इसी तरह से फिर देखें किसकी, कैटालेज की क्या है 7.6 है और पैंक्रियाटिक लाइपेज की क्या है 9 है। तो ये इस तरह से 3-3 के ग्रुप की सूरत में आपको यानी नेम दिए होंगे एंजाइम्स के और उनकी पीएच दी होगी। तो विच वन ऑफ देम इज द करेक्ट पीएच ऑफ द गिवन एंजाइम्स, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो सिंपल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक तो ये लेवल होता है क्वेश्चन का। दूसरा लेवल इसमें क्वेश्चन का जो बनता है कि मोस्ट एसिडिक पीएच, अब वैल्यू नहीं दी गई, मोस्ट एसिडिक में अगर ऑप्शन में पेप्सिन दिया है तो ऑब्वियसली आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये देख सकते हैं जितनी लो होती पीएच उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगी। इसी तरह से फिर उसके बाद सक्रेज, ये भी क्या है, एसिडिक में आएगा। एंटीरोकाइनेज, ये भी किस में आएगा, एसिडिक में आएगा। तो आपको देखना है ऑप्शन में क्या दिया गया है, उसके हिसाब से एसिडिक आपने सिलेक्ट करना होगा। अब सलाइवरी एमाइलेज नियर टू 7 है, तो नियर टू 7 अगर होगा तो ये क्या होगा, बेसिकली कौन सा होगा, न्यूट्रल पीएच होती है, यानी 7 से ऊपर भी नहीं है, 7 से कम है, तो क्या है, ये स्लाइटली एसिडिक भी आप कह सकते हैं इसको। और ये क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन में आ सकता है, यानी इसमें ऑप्टिमल की अगर ऑप्शन दी गई तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन स्लाइटली एसिडिक कहा जाए या स्लाइटली अल्कलाइन कहा जाए या स्लाइटली बेसिक कहा जाए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी क्या होगा, ऑप्टिमम में भी आ सकता है और साथ साथ किस में आ सकता है, ये बेसिक स्लाइटली अल्कलाइन में भी आ सकते हैं। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन में चले जाएंगे ये वाली पीएच जो होगी। तो लिहाजा आपको वैल्यूज़ के बगैर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस हवाले से, एसिडिक के हवाले से। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये मोस्ट अल्कलाइन के लिहाज से स्लाइटली अल्कलाइन, ये क्या होगा, ये स्लाइटली एसिडिक होगा। तो इस तरह ये पीएच वैल्यूज़ हैं, इनमें से भी एमसीक्यूज़ आते हैं, जैसे मैंने आपको तरीकाकार बताया, इसके मुताबिक आपने इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन।